हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने परिवार द एडू मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग ये टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग जो देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2022 को देखते हुए, तो हम लोग इसी सीरीज में आज तीसरा सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, ये अफगानिस्तान में या फिर उसके बाद बर्मा में, इंग्लैंड में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों, गदर पार्टी की अगर बात की जाए दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, किसने? हरदयाल लाला हरदयाल के द्वारा यह कब की गई थी दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? सन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी की स्थापना की गई थी, जो गदर पार्टी। बाद में इनके साथियों और इनके द्वारा गदर नाम से अखबार भी निकाला गया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो बात की जाएगी तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में की गई थी गदर पार्टी की। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड के माध्यम से करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दिया गया है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बात की जा रही है कि क्या इसमें सबसे पहले था, तो हम लोग देखिए यहाँ पे कोड के माध्यम से दिया है असहयोग आंदोलन, उसके बाद दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद दिया है खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों, इसमें जो आपका सही बनेगा यह बनेगा, सबसे पहले इसमें हम लोग क्रम देखेंगे। पहला क्रम यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, यह बनेगा 1919 में खिलाफत आंदोलन, है ना। उसके बाद जो बनता है असहयोग आंदोलन जो होता है यह 1920 में। ठीक है, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात किया जाए तो यह 1940 ईस्वी में, सॉरी 1930 में। ठीक है, कब? यह 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 3, 1 और उसके बाद 2, 4, 3, 1 और 2, 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पहले क्या होगा? खिलाफत आंदोलन 1919 में, फिर उसके बाद देखेंगे कि 1920 में असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे यह दोस्तों कोड के माध्यम से हमें देखना था, जिसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कोड दर्शाया गया है। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बातें की जा रही हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो इसमें जो आपको दिया गया है ये 3 ऑप्शन, चेन्नई, कांडला, पारादीप या फिर देखिएगा तीतीकोरिन, कौन सा इसमें बनता है? तो आपका ऑप्शन जो बनेगा इसमें कांडला। ठीक है, ये कहाँ का है? ये पश्चिमी तट का है। ठीक है, कांडला पूर्वी तट का नहीं है। पूर्वी तट में अगर बात किया जाता है दोस्तों, तो भारत के जो पूर्वी तट में जो आते हैं, जैसे कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन, चेन्नई, ये सब जो आता है पूर्वी तट में आता है। और पश्चिमी तट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पश्चिमी तट में आपके सामने कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो तट होते हैं यह पूर्वी तट के होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, निम्नलिखित को यहाँ सुमेलित करना है। और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बना दिया गया है आपके सामने। ये देखिए जैसे क्या है कि कौन सी जगह पे कौन सी ये चीज़ें पाई जाती हैं, इसी के माध्यम से ये बनाना है। यहाँ पे देखिए दरअसल पूछा गया है आपसे कि स्वर्ण है, कोयला है, तांबा है, लोहा है और झरिया, ये ऐसे करके बनाया गया है। तो ये देखिए बताने की कोशिश करिएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है आपके सामने, जिसमें से कि देखिए अगर बात किया जाए स्वर्ण कोलार, ठीक है, ये स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? कोलार में। और ये कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, कोलार कहाँ पे है? तो कोलार की अगर बात किया जाए तो ये कर्नाटक में है। कोयला की बात किया जाए, कोयला कहाँ पे है? तो झारखंड के झरिया में। ठीक है, कहाँ पे? झारखंड के झरिया में। ठीक है, तांबा की बात किया जाए तो तांबा जो होता है खेतड़ी, राजस्थान में। ठीक है, तांबा की अगर बात किया जाए खेतड़ी, राजस्थान। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1, सॉरी तांबा। और लोहा की अगर बात किया जाए, लोहा दोस्तों होता है कुंद्रमुख, ये भी आपका कर्नाटक में पाया जाता है। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन बनेगा, ए का जो बना है आपका 2। ठीक है, ए का 2 बना है, यानी कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि यही सही होगा। और जो दूसरे का कोयला का होगा ऑप्शन नंबर 4 झरिया। और तांबा की जो बात किया जा रहा है ये खेतड़ी, राजस्थान। और लोहा की बात होगी तो कोलार, कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैच करने के लिए दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही दर्शाया गया है कोड के माध्यम से। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर उद्देशिका, या फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान का जो अगर बात किया जाए आत्मा कहा जाता है, यहाँ पे नाम नहीं संबोधित किया गया है, यानी आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, जिसे हम लोग उद्देशिका या परिचायिका कहते हैं। और बात किया जाए कि यह जो होता है, हम लोग देखेंगे कि ठाकुरदास भार्गव जी का भी कथन है कि भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। अगर यहीं पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर कर देता, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार, तब भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 हो जाता है, यह संविधान की आत्मा कहलाता है। और बात किया जाए बाकी के ऑप्शन पे चर्चा किया जाए तो मूल अधिकार हम लोग देखेंगे, जो हमारे सामने मूल अधिकार रखा गया है। मूल अधिकार की अगर चर्चा करते हैं तो मूल अधिकार भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा के नाम से संबोधित किया जाता है, जो कि 12 से लेकर 36 तक चलता है। और उसके बाद देखेंगे 12 से लेकर 35 तक, और 36 से लेकर 51 तक चलता है आपके डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है दोस्तों, यह आपका होता है अनुच्छेद 32। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके उद्देश्य का प्रियम्बल अर्थात परिचायिका प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? ठीक है, जैसे दरअसल होता क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति के पास कोई बिल होती है, यानी कि जब दोनों संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाती है कोई बिल, तो अंतिम मंजूरी के लिए जो जाती है वह राष्ट्रपति के पास जाती है। और राष्ट्रपति के पास अधिकार है, एक अनुच्छेद है जो अगर वह चाहे तो किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। तो यह आपका अनुच्छेद है 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 111। तो दोस्तों ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 जो है राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि वो किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रखा जा रहा है, पूंजी बाजार से आशय है। दोस्तों पूंजी बाजार से क्या आशय है? यहाँ पर वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार या सभी, शेयर बाजार। पूंजी बाजार की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। पूंजी बाजार से यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है 4 ऑप्शन, शेयर बाजार, वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार या फिर इसमें से जो होगा सभी। तो दोस्तों पूंजी बाजार से आशय यहाँ पे आप शेयर बाजार से यानी शेयर मार्केट से। ठीक है, पूंजी बाजार का मतलब आप लगाएंगे शेयर मार्केट से। ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, शेयर मार्केट। ठीक है, देखते हैं आगे दोस्तों। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिए। यह हमारे आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण ये सीरीज श्रृंखला चलाई गई है, जो आपके लिए आगे रामबाण के रूप में यह साबित होगी। ऐसा नहीं है कि आप पीसीएस बाकी के भी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप इसे निरंतर देख रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए ही चलाई गई है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। दोस्तों जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, प्रेशर कुकर के आकार का कारण ऐसा होता है, इस वजह से खाना जल्दी पक जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो दरअसल ये होता क्या है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब होता है ये बहुत अधिक होता है, इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पक जाता है। बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, अच्छे अच्छे एग्जाम में आपसे फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? जो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? जल में होता है, निर्वात में होता है, इस्पात में होता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात किया जाए ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो यहाँ पे देखिए जल में नहीं, निर्वात में। निर्वात में दोस्तों अगर इसमें ध्वनि का वेग अगर बात किया जाए तो इसमें शून्य होता है। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? शून्य होता है। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है ये स्टील में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? तो स्टील में होता है। स्टील मतलब इस्पात। ठीक है, यानी स्टील में होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बनेगा सी, कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 10। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है मैनोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात की जा रही है वायुमंडलीय दाब मापने की बात की जाए तो यह बैरोमीटर होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना जो होता है बैरोमीटर होता है। और हाइग्रोमीटर से दोस्तों वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापने का देखेंगे जो पैमाना होता है यह हाइग्रोमीटर कहा जाता है। लेक्टोमीटर से, लेक्टो से अगर कहीं भी आ जाएगा बात संबंध तो हम लोग दूध से लेते हैं। ठीक है, लेक्टोमीटर यानी कि देखेंगे दूध की शुद्धता को मापी जाती है किसके द्वारा? तो लेक्टोमीटर से। ठीक है, दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? तो यह लेक्टोमीटर से मापा जाता है। और मैनोमीटर से दोस्तों यहाँ पे अगर एक ऑप्शन दिया है मैनोमीटर, तो मैनोमीटर से गैसों का दाब
मापा जाता है। ठीक है, गैसों का दाब लिख लीजिएगा इसको भी, गैसों का दाब। ठीक, गैसों का दाब मापा जाता है। तो इस तरह से मैनोमीटर से गैसों का दाब, लेक्टोमीटर से दूध की जो शुद्धता, हाइग्रोमीटर से उसके बाद वायु की शुद्धता मापी जाती है, और उसके सॉरी हाइग्रोमीटर से आप अगर पूछेगा तो वायु में उपस्थित आर्द्रता मापी जाती है, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और बैरोमीटर से वायुमंडल दाब मापने में काम आता है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग, जो 4 देखें, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी के भी जितने भी हम लोग सीरीज इसी तरह धीरे धीरे निरंतर चलती रहेगी हम लोग की ये सीरीज, आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा। आपका जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप स्नेह दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक करिए, और तेज़ी से सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। फिर मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर टॉप 10 क्वेश्चन के साथ, अगले सेट के साथ। तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।